Hi everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज फिर से हम जो है मॉक टेस्ट नंबर 7 जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का करने वाले हैं. आज हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज़ हैं 40 आउट ऑफ 40. आज आपको स्कोर करना है, ठीक है. तो इसी में आपको पता चलेगा कि आप जो है 40 में से 35 प्लस अगर स्कोर कर पा रहे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर नहीं कर पा रहे हैं और जो भी 25 से 30 के बीच में है तो आप भी एक एज पे हो, आपको भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. अभी टाइम है, ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है. बाकी आप सभी के लिए जो भी मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, जो आपको पता है ये डेली मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने में कितना ज़्यादा टाइम एफर्ट्स लगते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में. तो आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो है हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आप भी सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगी, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें हर एक पोर्शन 10 मार्क्स का होगा, ठीक है. तो आप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी जो भी बच्चे हैं प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. तो सबसे पहली सेक्शन जो है वो हमारी रहने वाली है इंग्लिश सेक्शन, ठीक है. तो ये हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं. इसमें आपने करेक्ट पंचुएशन यहाँ पे देखनी है, ठीक है. चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट्स द गिवन सेंटेंस. अब ये एक आपकी जो सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड स्टे विद मी ओवर द वीकेंड अदरवाइज आई विल नॉट टॉक टू यू. अब मैं इन कुत्तों का कुछ नहीं कर सकती हूँ, इनको मैंने खाना भी दिया लेकिन फिर भी ये बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ. देख लो, अभी 9 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, 10 बजे लाइव आना है, लेकिन अब मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती. यू हैव टू टॉलरेट दी बार्किंग वॉइस, ठीक है. तो अभी आपको ये 4 के 4 ऑप्शंस देखने हैं और उसके बाद जो है आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे सही पंचुएशन देखिए. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3. तो इसका एक सिंपल रूल है, अगर जो है ये डायरेक्ट स्पीच जो है वो आपकी मेन सब्जेक्ट के बाद आती है तो आपको क्या करना होता है, कॉमा यूज़ करना होता है. किसके पहले? स्पीच से पहले. ये आपकी स्पीच है, ठीक है, इसके पहले आपको कॉमा यूज़ करना होता है, ठीक है. और ये आपको फिर आपको उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि माय फ्रेंड सेड, यहाँ पे आएगा आपका कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाता है और एंड जब होता है तो उसमें आपको पता है ये फुल स्टॉप आता है, देन आपके ये इन्वर्टेड कॉमास जो है वो क्लोज हो जाते हैं. अब यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये आपका एलिमिनेट होगा. यहाँ पे कॉमा तो है लेकिन ये आपका क्वेश्चन मार्क है, तो इसी वजह से ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपने पंचुएशन बतानी है. चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस. ये क्वेश्चन आप देखो, चूज द करेक्ट पंचुएशन. यहाँ पे आपने देखना है, आई एम बोर्ड विद द नेवर एंडिंग यूजलेस स्टफ. आई एम बोर्ड विद दिस नेवर एंडिंग यूजलेस स्टफ. सारे के सारे सेम ही है, ठीक है. आपने यहाँ पे करेक्ट पंचुएशन मार्क बतानी है, यहाँ पे कौन सी लगने वाली है. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए. तो ये सिंपल सेंटेंस है, आपको मैं बता दूं. इसका अगर ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही रहेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई इंटेरोगेशन है ना ही एक्सक्लेमेशन है. तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसी वजह से हम इसके एंड में क्या यूज़ करेंगे, कॉमा, और फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है. इसमें देखो आप, इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं आता है. कुछ मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें बता दूँ अगर आपको पंचुएशन करनी है. जो फुल स्टॉप होता है वो आपको पता है कि एंड ऑफ द सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज़ होगा, ठीक है. क्वेश्चन मार्क का आपको सबको ही पता होगा कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपका क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है, ठीक है. जैसे हाउ आर यू, ठीक है. उसके बाद आपका अगर आएगा एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी ये वाला कॉमा होता है, तो ये आपका पोसेसिव केस में यूज़ होता है. जैसे कि आपका होता है ना, हर्स पेन, हर्स लैपटॉप, हर्स मोबाइल, तो ये क्या होता है, पोजेशन शो करता है, ठीक है. या फिर कुछ जो भी कुछ वर्ड्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को ये शो करता है, क्या, अपोस्ट्रॉफी. जैसे कि आर्मीज चिल्ड्रन, पेरेंट्स डोंट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, पेरेंट्स डोंट डू, ऐसे कुछ भी. डोंट का मतलब होता है डू नॉट. अब इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या आ गया, डोंट जो है ना,
ये डू नॉट का आपका क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पता चल गया आपका एपोस्ट्रॉफी किसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सक्लेमेशन की, तो ये आपके कोई भी सरप्राइज या फिर कुछ वंडर इस तरह के वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, जैसे कि आप बोलते हो ओह व्हाट अ स्पेक्टेकुलर व्यू, ठीक है, इस तरह से यूज़ होता है। उसके बाद अगर हम बात करें डबल इंटेरोगेशन की, तो ये आपकी डायरेक्ट स्पीच जो होती है ना, डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपके इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी बात करें हम सेमी कॉलन की, ठीक है, सेमी कॉलन जो होता है ना, ये दो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। या फिर आपके दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, अलग अलग होंगे, उनको यहाँ पे करने के लिए वो क्या यूज़ होता है, आपका सेमी कॉलन। किसके लिए यूज़ होता है, दो कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए या फिर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि योर मदर लुक्ड वरीड, फिर इसके बाद आपका आ सकता है ये सेमी कॉलन, शी हैज़ चेक्ड योर रिपोर्ट कार्ड। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर इनका कोई डिपेंडेंस ना भी हो तो भी अपने आप में ये दोनों के दोनों कंप्लीट सेंटेंस होंगे। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और कॉमा को आप कुछ भी वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, क्लॉज को या आइडियाज़ को किसी सेंटेंस में, तो ये आपको ये सारे के सारे पता होने चाहिए। बाकी अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी ना, तो आपको फिर सारी पंचुएशन इजी रहेगी, ठीक है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे हमें पंचुएशन के क्वेश्चन भी ऐड करो, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। हाँ, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो तभी आपको एग्जैक्ट पंचुएशन पता चलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे भी पंचुएशन का ही क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे बताइए। और ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको शर्म आनी चाहिए, सच बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इतना ईजी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो जल्दी से क्वेश्चन देखिए और इसकी सही आंसर बताइए। तो ये अभी जो मैंने बताया, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपको अगर जोड़ना हो तो आपका क्या यूज़ होता है, ये सेमी कॉलन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। तो ये कॉमा तो ऐसा है ही नहीं है कुछ, कॉमा तो सेंटेंस में दो वर्ड्स को अलग करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये अलग क्या ही कर रहे हो, यहाँ पे तो ये है, लेकिन यहाँ पे भी ये क्या है, एंड फुल स्टॉप किससे होता है, सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होता है ना। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। तो यही मैंने आपको मेन बताया था, इसी वजह से मैंने इन क्वेश्चन के ऊपर 7 मिनट वेस्ट कर लिए। अभी हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, अभी हमारा फर्स्ट मोड हो भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको वर्ब का क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डैश अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डैश अप्लाइड फॉर दिस जॉब, हैज़, हैव, इज या फिर आर। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, तो ये प्लूरल आपका बन रहा है सेंस, तो इसी वजह से यहाँ पे आपका आएगा हैव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, ईच ऑफ द गर्ल्स। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता दूँ, जैसे अगर आता है ईच ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ठीक है, ये अगर आपको दिख जाते हैं तो इनके बाद जो आपका नाउन, ठीक है, वो तो प्लूरल आता है। जैसे कि ये नाउन है, ये तो आपका प्लूरल नाउन आ गया ना, ये आपका प्लूरल आता है, लेकिन जो आपकी वर्ब होती है वो आपकी क्या रहती है, सिंगुलर, ठीक है। वर्ब क्या रहती है, सिंगुलर। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका हैव और वर तो पहले ही आपका एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें अब हैज़ और वॉज की, तो अगर आप लगा रहे हो हैज़, तो आप बिल्कुल ज़्यादा, आप बहुत ही अच्छे नहीं तैयारी है आपकी, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा वॉज। अब क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका हैज़ आता है तो हैज़ के बाद आपकी थर्ड फॉर्म आती है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। तो यहाँ पे तो ये प्रेजेंट है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है, ये कोई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगना है आपका, वॉज। ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज प्रेजेंट इन दी लाइब्रेरी। तो ये आपको मेन चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे आपका आएगा वॉज, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स, ये प्लूरल आपका क्या है, नाउन है, लेकिन वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डैश पासिस द एग्जाम डैश इंक्रीज्ड दिस ईयर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जो इस एग्ज़ाम को जिन्होंने पास किया, वो अभी इस साल उनकी संख्या बढ़ चुकी है।
तो अब भी यहाँ पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट में बताती हूँ। अगर आपको इस तरह का अगर सेंटेंस आता है द नंबर ऑफ, ठीक है, इसके बाद आपका नाउन भी प्लूरल लगता है, ठीक है, और आपके पास वर्ब भी क्या लगती है, प्लूरल लगती है। क्या लगती है, वर्ब भी आपकी प्लूरल लगती है। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ, यहाँ पे आपका देखो ये नाउन भी आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, आपकी प्लूरल आएगी, यानी कि हैव तो आपका आएगा। ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे डैश इंक्रीज्ड दिस ईयर, ये बताना है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको गलत बोल दी, मैं दोबारा से बता देती हूँ, फिर से देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें द नंबर ऑफ, अगर इस तरह के आपको कोई सेंटेंस आता है तो ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, ये सभी की बात नहीं हो रही है। जैसे अ नंबर ऑफ हो गया ना, ये बहुत सारों की बात हो रही है। द नंबर ऑफ यानी कि बहुत सारों में से किसी एक की बात हो रही है या किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। तो द नंबर ऑफ के साथ आपका जो नाउन, जो आपका प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। क्या आती है, वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे रिलेटिव नाउन होता है तो उसके पहले जो भी चीज़ आती है तब आपकी वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगती है। यहाँ पे रिलेटिव नाउन हु है, हु के पहले किसकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स क्या है, आपकी प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पे भी आपका जो है सेंटेंस में आपका जो है प्लूरल सेंस में आपका आएगा यहाँ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, आपका हैव, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका हैव। पासिस द एग्जाम डैश इंक्रीज्ड दिस ईयर। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे उनमें से जो पास हुए हैं, फिर मतलब कोई पर्टिकुलर की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका आएगा हैज़, यानी कि इसका ऑप्शन आएगा थर्ड, ठीक है, हैव और हैज़। ये वर्ब वाला टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको एक तरह से मतलब वो एग्जैक्ट रूल्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच वन ऑफ, मतलब इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक आपके कॉन्सेप्ट अब जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हश मनी क्या होता है ये बताइए अभी आप। ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस, फंड्स फॉर साउंड प्रूफिंग अराउंड रूम, पेमेंट फॉर अ क्वाइट एटमॉस्फेयर, या कैश यूज्ड फॉर कामिंग समवन। जल्दी से इसकी ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो हश मनी क्या होती है, आप किसी को ब्राइब देते हो, पैसा देते हो ताकि वो चुप रहें, ठीक है, हश मनी होगी। जैसे कि करप्शन नहीं होता है, जो लोग बोलते हैं कि हमारी जॉब लगाई, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे, तो पैसे दे दिए और इस तरह से उनको चुप करा दिया। अगर किसी को पता भी चल जाता है तो आपने उनको चुप करा दिया पैसे देके, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, आयरन आउट का मतलब क्या था, टू रिजॉल्व, टू क्विकन, टू बी स्ट्रिक्ट, या फिर टू बी एलिमिनेट। जल्दी से इसकी आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका टू रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व करना। अब आपने बताना है डेफ्ट या स्किलफुल, इसका एंटोनियम क्या होता है। जो बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है तो उसका एंटोनियम क्या होता है आपका, क्लमजी, स्टर्डी, डेलिकेट, या फिर क्विक। तो इसका सही आंसर है आपका क्लमजी, जो कि स्किलफुल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने इसका सिनोनियम बताना है। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का क्या मतलब होता है, इसके आपने सेम मीनिंग वाला मतलब बताना है। तो इसका आपका सही आंसर है एजिटेट, यानी कि यहाँ पे आप नर्वस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, फ्रेंटिक हो जाते हो। तो यहाँ पे भी जो है इसका भी सेम मीनिंग होता है एजिटेट का, तो ये आपको याद रखना है। अभी हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, 10 में से आपका स्कोर कितना रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। हु हैज़ वॉन बुकर प्राइज 2024 में बुकर प्राइज किसको मिला है, ये रहे ऑप्शन। समंथा हार्वे, डेविड डियोप, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, या फिर जैनी एर्पनबैक। तो ये मिला है आपका समंथा हार्वे को, ठीक है। तो ये भी एडिशनल इनके बारे में जो लिखा है ये आप पढ़ लीजिएगा, तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। कौन सी जो है नॉवल है, ऑर्बिटल, इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। इसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था जैनी एर्पनबैक, ये देख लीजिए। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। COP29 इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट करी थी, UAE, अज़रबैजान, USA, या फिर फ्रांस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। अज़रबैजान में ये होस्ट की है इंटरनेशनल क्लाइमेट
कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है, बाकू में है ये, अजरबैजान। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट आपके हैं मुख्तार बाबायेव। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ के जाना है। जो जो कंट्री आपकी करंट में होती है उनके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, इसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं आपके UNFCCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी जो भी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं तो वो आपकी इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, UNFCCC जो है इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। नेक्स्ट, चारकुला इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। चारकुला आपकी फोक डांस कौन सी स्टेट की है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका आता है उत्तर प्रदेश, आपका चारकुला यहाँ का फोक डांस है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और भी फोक डांसेस हैं उत्तर प्रदेश के, जिसमें आएगा रासलीला, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और रामलीला। रासलीला, रामलीला, काजरी, नौटंकी। अब उत्तर प्रदेश में आप कैसे याद करोगे कि वहाँ पे काफ़ी नौटंकी चलती है, वहाँ पे हर दिन क्या चलते होते हैं, बुलडोज़र, तो एक तरह से नौटंकी करते रहते हैं। ठीक है, नकल, स्वैंग, चारकुला डांस, तो ये सब आपको उनसे रिलेटेड याद करने हैं। नौटंकी करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं, अपना स्वैग दिखाते हैं। ठीक है, और चार लोगों को अपना डांस दिखाते हैं, चारकुला, ऐसे आप इसको याद कर लेना। ठीक है, तो बन गया आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप इट्स हेडक्वार्टर्स इन विच कंट्री। जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है रिसेंटली एक यहाँ पे एक साइन हुआ एग्रीमेंट, ताकि इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो बनाने हैं कौन सी कंट्री में, बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, ब्राज़ील, US, इंडिया या फिर जर्मनी। तो ये आपको है इंडिया में इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर दिया है। अभी इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बनाए जाएंगे, आपके इंडिया में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसके लिए होती है, डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स की जो है डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन के लिए ये आपकी बनाई गई है अलायंस। इसके मेंबर्स जो है फाउंडिंग मेंबर्स, जिसमें आपका इंडिया है, टोटल 22 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, UAE एंड USA। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। तो जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की क्या रैंक रही थी, 100, 160, 170 या 180। तो इसमें इंडिया की रैंक थी 176। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजेंडरी फोक सिंगर नोन एज बिहार कोकिला पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। शारदा सिन्हा, अरुंधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति या लता मंगेशकर। तो ये थी आपकी शारदा सिन्हा। ठीक है, ये बहुत ही मतलब लेजेंड थी, एक फोक सिंगर थी जो कि 72 एज में इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, What is the rank of India in Rule of Law Index 2024? Rule of Law Index 2024 में इंडिया की रैंक क्या रही है, 60, 79, 80 या 90। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये रही है आपकी 79। ठीक है, आपकी यहाँ पे देख लो आप, ये आपकी ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन में है, तो नेचर को बचाने के लिए इंडिया सबसे पीछे है, देख लो कितने पीछे है। अब रूल ऑफ लॉ में भी बहुत ही ज़्यादा पीछे, 179 है। तो इसको रिलीज़ कौन करता है, रूल ऑफ लॉ रिपोर्ट को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ये रिलीज़ करती है। और इसमें टॉप कंट्रीज़ हैं आपकी डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड, ये आपकी टॉप कंट्रीज़ हैं। टोटल आपके पार्टिसिपेंट्स थे, कितनी कंट्रीज़ थी इसकी, टोटल 142 से ये आपका रूल ऑफ लॉ की जो रिपोर्ट निकली है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। पता नहीं क्यों खांसी हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इन असम हैज़ रिसेंटली बीन रीनेम्ड टू श्रीभूमि। तो असम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम बदल के अभी श्रीभूमि कर दिया गया है, जोरहाट, करीमगंज, डिब्रूगढ़ या फिर तेजपुर। तो ये आपका है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम अभी श्रीभूमि इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली बिकेम द 104th फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो 104th फुल मेंबर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, तो इसके कौन बने हैं। तो एक तो हमारे यहाँ कुत्ते बहुत हैं, ऊपर से यहाँ जहाज बंद ही नहीं होते हैं, तो मैं क्या ही करूँ आपको बताओ, मेरे को खुद ही कितनी बार वीडियो पॉज करूँ।
अब हमने थोड़ा फास्ट रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की एडिशनल जानकारी ये रही आपको, 2015 में बनी थी ये, ठीक है। किसने लॉन्च करी? इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और कौन सी साइडलाइंस ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइंस ऑफ COP21 जो हुई थी आपकी पेरिस में, ठीक है। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। प्रेसिडेंट इंडिया, को प्रेसिडेंट फ्रांस। प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की? इंडिया। को प्रेसिडेंट फ्रांस। डायरेक्टर जनरल कौन है ISA की? अजय माथुर, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसके डायरेक्टर जनरल जो कौन है, अभी इन्होंने अजय माथुर को ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है, वो है आपके आशीष खन्ना, जो सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये 25 मार्च 2025 से ये अभी इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, किसने रिप्लेस किया? आशीष खन्ना ने अजय माथुर। तो लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20? तो इंडिया की कौन सी कंपनी ने ये आपका सैटेलाइट आपका लॉन्च किया है? अच्छा, कौन सी कंपनी ने इंडिया का सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया है? GSAT-20। स्पेस एक्स, इसरो, ब्लू रीजन या नासा? तो ये किया है आपका स्पेस एक्स ने लॉन्च, ठीक है। तो अब आपको इंडिया का जो GSAT-N2 मिशन है, GSAT-20 जिसको बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, सक्सेसफुली लॉन्च किया था आपके स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने। लॉन्च कहाँ से किया था? फ्लोरिडा USA से, ठीक है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स के भी हो जाते हैं 10 क्वेश्चन। 10 में से स्कोर कितना रहा आप अपना बताइए। नेक्स्ट, अब कंप्यूटर तो हमने फटाफट से कर लेना, ठीक है। वार्म बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर आपका कंप्लीट शटडाउन हुआ होता है उसके बाद ऑन करते हैं, या फिर रीस्टार्ट करते हैं, या A and B और नन, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आप Ctrl+Alt+Delete की भी यूज़ करते हो, ये आपको पता ही होगा आई थिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर V है, ठीक है। तो ये वार्म बूटिंग होती है, और ये आपकी जब कम्प्लीटली आपका शट डाउन हो जाता है तो उसको आप कोल्ड बूटिंग बोलते हो। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका कोल्ड बूटिंग होता है, वार्म बूटिंग का सेकेंड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, Which of the following is an example of multi-user operating system? Unix, Linux, Windows 2000, 2007 या A, B and C? जल्दी से इसके ऑप्शंस बताइए। तो इसका आपका सही आंसर है A, B and C, यानी कि ये सारे के सारे आपके मल्टी यूज़र्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम? सिम की फुल फॉर्म देखिए जल्दी से ऑप्शन। स्टेशन आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिस्टम आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल या सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग? तो इसका आपका सही आंसर है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय? माइक्रो प्रोग्रामिंग किसने इंट्रोड्यूस करी थी? जॉन मॉचले, मॉरिस विल्कीज, विलियम शॉकले या फिर ब्लेज पास्कल? सो द राइट आंसर इज मॉरिस विल्कीज, ठीक है। मॉरिस विल्कीज ने माइक्रो प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस करी थी। नंबर्स एंड फॉर्मूले एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड? जो नंबर्स और फॉर्मूले एंटर होते हैं सेल में उसे क्या बोलते हो? लेबल्स, इंटरसेक्शन, न्यूमेरिक एंट्रीज या फिर टेक्स्ट? तो नंबर और फॉर्मूलाज न्यूमेरिक एंट्रीज की फॉर्म में होता है, तो इनको न्यूमेरिक एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक क्या होता है? अ कम्बिनेशन ऑफ TCP and IP प्रोटोकॉल, अ फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल दैट कनेक्ट्स टू PC, पार्ट ऑफ इंटरनेट या फिर बोथ B and C? तो इसको ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इसका सही आंसर है आपका B and C, यानी कि ऑप्शन नंबर D, ठीक है, जिसमें बोथ B and C। ये एक फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि PCs को कनेक्ट करता है और ये इंटरनेट का पार्ट है। तो ये दोनों के दोनों इसके सही ऑप्शन होंगे, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर D इसका सही रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन टॉकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर बजट, इसका क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर बजट की जब हम बात करते हैं, इट इंक्लूड्स ओनली डायरेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी लॉस दैट अकर्स ड्यूरिंग IT ट्रेनिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ बजट इंक्लूड ट्रेनिंग कॉस्ट या फिर बोथ A and C? सॉफ्टवेयर बजट क्या होता है? इसमें आपकी डायरेक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट भी आपकी इंक्लूड होती है ओनली, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो बजट की इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसमें ट्रेनिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो इसका ऑप्शन है बोथ A and C, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ नेटवर्क इनसिक्योर? इसमें से क्या है जो आपका नेटवर्क को इनसिक्योर कर सकता है, ठीक है।
तो ये तो काफ़ी इजी ही होगा आई थिंक आपको। एनक्रिप्शन से तो नहीं होता है, एनआईसी से भी नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, स्टैटिक कीज जो है ये इसका ऑप्शन नंबर सी है, तो ये इनसिक्योर करती है, ये दोनों तो आपके सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टैटिक कीज मेक्स द नेटवर्क इनसिक्योर। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ के हर स्फीयर में क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसके पढ़िए। एबिलिटी टू वर्क इन हजार्डस प्लेसेस, एबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, एबिलिटी टू वर्क इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे के सारे इसके सही ऑप्शन होंगे। इसी वजह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे होता है 29th क्वेश्चन ख़त्म, और 30th क्वेश्चन अभी हम पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस इज़ फॉर। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस किसके लिए है? एरर प्रिवेंशन के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए, एरर करेक्शन के लिए, या फिर ईदर ए और सी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अगर आपको कोई अश्योरेंस देता है, यानी कि अगर कोई भी उसमें एरर आएगा तो वो डिटेक्शन, एरर करेक्ट करने की आपको एश्योरेंस देते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करने की नहीं देते, एरर को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 10 क्वेश्चन में से कंप्यूटर के आपको 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल थे। ठीक है, वो सबको ही आने चाहिए। तो बाकी बचे 2 क्वेश्चन, तो वो अगर किसी को वो भी आते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी है आपकी। ठीक है, तो इसी वजह से आपको फिर आपको बाकी के कंपोनेंट पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर्स का भी पढ़ना है, बट जिनकी बिल्कुल ही वीक है कंप्यूटर तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे कोर्ट रिलेटेड टर्म्स की, तो ये भी आपको पता ही है 10 मार्क्स की आनी है। अ श्योरिटी इन अ बिल केस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। अगर आप बेल केस में कोई श्योरिटी देते हो तो आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड इन कोर्ट, गारंटिंग द अक्यूज्ड विल अटेंड द कोर्ट हियरिंग, एंश्योरिंग द इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीटेड विद इन 24 आवर्स, और पेइंग द बेल अमाउंट टू बी अनसर्टेन टू द अक्यूज्ड। तो ये अगर आप श्योरिटी देते हो तो यानी कि आप गारंटी कर रहे हो कि अक्यूज जिस पे एक्यूजेशन चार्जेस लगे हैं, ठीक है, जो जिसको मतलब जिसके ऊपर केस फाइल हुआ है, तो आप गारंटी देते हो कि वो जब भी कोर्ट की हियरिंग होगी तो वो उसको अटेंड पक्का करेगा, तो इसी के ऊपर फिर उसको फिर बेल दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रीजॉइंडर रेफर्स टू। रीजॉइंडर का क्या मतलब है? A written statement filed by the defendant, a plea made by the prosecution, a response made by the plaintiff to new facts raised by the defendant, या फिर a review of the court's decision। तो रीजॉइंडर का मतलब होता है रिस्पॉन्स जो कि प्लांटिफ के द्वारा दिया जाता है जब भी डिफेंडेंट अपने न्यू फैक्ट्स रेज करता है। रिटन स्टेटमेंट जब डिफेंडेंट देता है उसके बाद फिर आपका ये क्या कहते हैं इसका नाम, जो प्लांटिफ है ये अपना फिर से रिस्पॉन्स देता है, तो वो जब दोबारा रिस्पॉन्स देगा उसे आप बोलते हो रीजॉइंडर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज रिमांड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में रिमांड का क्या मतलब होता है? A court's refusal to accept a petition of the process of sending the accused to police custody for further investigation, the review of a court judgment, या फिर the quashing of a lower court's order। तो रिमांड का मतलब होता है कि आप जब भी एक्यूज को पुलिस कस्टडी में भेजते हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसे आप बोलते हो रिमांड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म रिक्यूजल रेफर्स टू इन लीगल कॉन्टेक्स्ट। रिक्यूजल का क्या मतलब होता है? A judge's decision to transfer a case to a higher court, the withdrawal of a judge from a case due to potential bias, a request of a judge from a case due to potential bias, या फिर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो रिक्वेस्ट तो करोगे नहीं, आप विड्रॉल उसको डायरेक्ट कर दोगे क्योंकि आपको पता है कि वो अभी इस केस में बायस दिखा सकता है अपना पक्ष। ठीक है, तो इसी वजह से उसको पहले ही विड्रॉ कर लिया जाता है उस जज को उसी केस से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिक्यूजल हो गया और ये आपका रिमांड हो गया, तो ये दोनों को ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर डैश 16-year-old state council was abolished and powers were restored to Maharaja Pratap Singh।
किस साल आपका 16 साल पुराना काउंसिल अबॉलिश कर दिया गया था और जो जितनी पावर रिस्टोर कर दी गई थी महाराजा प्रताप सिंह को दे दी गई थी? 1846, 1885, 1889 या 1905? तो यहाँ से आपकी प्रिपरेशन का पता चलेगा अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 1905 में 16 साल पुराना स्टेट काउंसिल अबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट, ऑन 26 मार्च 1928 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड अ जज कम रेवेन्यू कमिश्नर ऑफ JNK हाई कोर्ट? 26 मार्च 1928 को जब आपका इस्टेब्लिश हुआ था JNK हाई कोर्ट अंडर महाराजा हरि सिंह, तो ये आपका जो है उस टाइम पे आपको पता है 3 थे। एक आपका चीफ जस्टिस इन इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ JNK हाई कोर्ट, और प्लस आपके 2 प्यूने जजेस थे। तो उनमें से एक जो थे उनको आपका जज कम रेवेन्यू कमिश्नर भी बनाया था। लाला कन्वर सेन, राय बहादुर लाल, लाला बोध राय साहनी, खान आगा खान अय्या, शहीद आगा सैयद हुसैन या नन? जल्दी से इसका बताइए। तो ये आपके थे CJ चीफ जस्टिस, ठीक है। तो ये आपका ये एक प्यूने जज थे और सेकंड प्यूने जज थे ये, और इसका सही आंसर है ये खान साहिब आगा सैयद हुसैन जो है, इनको आपका रेवेन्यू कमिश्नर भी बनाया गया था, जज भी थे और ये इनको रेवेन्यू का काम भी दे दिया गया था, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who from the UT of Jammu and Kashmir became the first women judge of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh? तो आपको पहली विमेन जज थी जो JNK हाई कोर्ट एंड लद्दाख की, उसका नाम बताना है। जस्टिस सिंधु शर्मा, जस्टिस रोमा पाल, जस्टिस गीता मित्तल या नन ऑफ द अबव? तो ये थी आपकी जस्टिस सिंधु शर्मा, ये आपकी फर्स्ट विमेन जज थी, ठीक है। और अगर बात करें हम जस्टिस गीता मित्तल की, तो ये आपकी थी फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस, ठीक है, JNK हाई कोर्ट की। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इंडिया के रिलेटेड है, तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। जस्टिस रोमा पाल फर्स्ट आपकी जज थी लेकिन कौन से आपके कोर्ट की थी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन? ये पावर किसके हाथ में है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्रीज कर सकते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लॉ कमीशन? जल्दी से इसके आंसर बताइए। तो ये पावर आपको दी गई है आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को इंक्रीज करने की पावर है आपके पार्लियामेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, द कोलेजियम सिस्टम रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन इंडियन जुडिशरी? कोलेजियम सिस्टम का क्या मतलब होता है? अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, डिसमिसल ऑफ जजेस, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू कोर्ट्स? तो कोलेजियम सिस्टम का मतलब होता है अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ जजेस के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, जिसमें आपके एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है प्लस 4 आपके सीनियर मोस्ट जजेस है, ठीक है। तो ये आपका सब डिसाइड करेंगे और 2 भी आपके एडवर्स यहाँ पे वोट अगर हुए तो वो आपका पर्टिकुलर जो भी डिसीजन होगा वो आपका खारिज कर दिया जाएगा। और इसमें इसी वजह से आपको कम से कम 3 जजेस का आपका और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सपोर्ट होना चाहिए पर्टिकुलर केस में, ठीक है। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और आपको मैं बता दूँ ये 40th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। और आपको पता ही है कि इतने सारे क्वेश्चंस हर एक सेक्शन वाइज बहुत टाइम लगता है, तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो लाइक भी कीजिएगा और कॉमेंट भी कीजिएगा, इसी तरह से हमारी वीडियोज़ प्रमोट होंगी, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट में रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अ लेटर टू दी? किसको राइटिंग लेटर लिखेगा जब उनको रिजाइन करना होगा सुप्रीम कोर्ट के जज को? द चीफ जस्टिस, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लॉ मिनिस्टर? तो वो किसको करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट को ये रिजाइन कर देंगे, ठीक है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो है मैंने प्रिपेयर किया है, तो ये आप देख सकते हो। बाकी आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। पूरे 10 बज चुके हैं तो मैं अभी जल्दी से इसको अपलोड कर देती हूँ, फिर आप इसको प्रीमियर में देख सकते हो, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी, क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।